डर क्यों रही है? हाँ, ये मुझे पता है तेरा पति अजिंक्य तुझे खुश नहीं रख पाता। तो बोले तो वो कभी मैं पूरी कर दूं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये सब सोचने की? मैं भी आई को सब बोल दूंगी, सब बता दूंगी। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। वैसे भी तो किसी से भी ये बात कहेगी ना, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। अजिंक्य कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्यार? इतना प्यार कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और की ले भी सकता हूँ। सच? झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, समझी? तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कहना और करना दोनों कितनी अलग अलग बातें होती है ना अजिंक्य। तुम मेरे साथ जीना सीख लो। जान लेना जान देना दूर की बात है। अरे रुको रुको, क्या दादा, वहनी को घर ला रहे हो और जेब भी ना हल्की करनी पड़े? ये तो नहीं चलेगा। अरे बिना टोल टैक्स तो गवर्नमेंट भी जिले में घुसने नहीं देती। यहाँ तो आप वहनी को घर ला रहे हो। चलो मेरा टोल टैक्स दो। ये ले तेरा टैक्स, पूरे 50,000। चल अब जाने दे। बस 50,000? इतने में तो अच्छा सा ढंग का फोन भी नहीं आएगा। चलो इसे डबल कर दो। तुझे समझ नहीं आता क्या कहा मैंने? जितना दिया है उतना रख ले। अरे चिढ़तोस कशाला तिच्यावर? उसके इकलौते भाई की शादी है। रुक बहू, ये ले, ये अपने ननंद को दे दे। आखिर गृहस्थी में इसके साथ तेरा भी बराबर का हक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। अरे मैडम ठीक हो आप? मैडम अरे क्या हुआ था आज? स्नेहा ने बताया कि रास्ते में गिर गई थी तुम। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना। ऐसा नहीं है ईशा, अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बस। तो मैंने कब कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए? अगर आप तो शादी के बाद से ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। ईशा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरी, एक बार उन्हें सॉर्ट आउट कर लूं। अजिंक्य, मुझ में कुछ कमी है क्या? पसंद नहीं हूं मैं आपको? ऐसा नहीं है। ईशा, ईशा, ईशा सुबह फ्लाइट है मेरी, मुंबई जाना है मुझे, जल्दी उठना है तो सोने जा रहा हूं। अजिंक्य, देख नहीं कर सकती? अब कर रही है तू? सकाळी का नाही केलंस?
मैम वो सर के लिए नाश्ता बना रही थी तो देर हो गई। सच आ क्यों नहीं? काय झालं आई? सुबह सुबह शुरू हो गई? अभी तो पूरा दिन है लोगों को कोसने के लिए। चुप। अरे क्या बात है वहीनी? सच बताइए, कल रात दादा ने आपको सोने नहीं दिया ना, इसलिए आपकी नींद लेट खुली ना? वैसे दादा है कहाँ? कई दिनों से नहीं दिखे। सुबह उठेगी तो पता चलेगा ना। हाँ, ऑफिस गया आहे वो. तसा तुमचा डोळा तर दुपारपर्यंत उघडतच नाही. तो आई मुझे भी ऑफिस जाने देना, मैं तो दादा से जल्दी भी उठूंगी. हाँ, पर तुम्हारे खानदान में लड़कियां काम कहाँ करती है बाहर जाके? जो मेरा खानदान है ना, वही तुम्हारा खानदान है. अपने ससुराल जाके कर जो करना है. बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने. बेटियों का असली घर तो उनके पति का घर ही होता है. अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी. पहली बार जो बेटी के घर आ रहा हूं. वैसे हमारे दामाद जी कहाँ हैं? ऑफिस गया है वो. तुम्ही बसा ना. बस. हाँ, नमस्ते. हेलो, क्या ना बाबा बस. बड़ा कशी आहेस तो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम ठीक हूँ बाबा. वो रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए. भाई क्या है ये खरोड़ गांव की जमीन खरीदने से मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों खरीदी आपने? अमित ने अपने सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है. वहां गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगने वाला है. जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं. ये अमित, इसकी बात पर आपको मुझसे ज्यादा भरोसा. इसको तो मैं अभी छोड़. खुद का भला बुरा सोचने की अक्ल तो तुम में है नहीं. वो भी मुझे सोचना पड़ता है. मेरा जितना भला आपको करना था ना, अब कर चुके हो. अब कम से कम मुझे अपने मन की कर लेने दो. करो. किसने रोका है? अरे आपने रोका है और किसने रोका है? अजय क्या? देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब तुम्हारा ही तो है. लेकिन पहले खुद को साबित कर. खुद को साबित करते करते ना मैं थक गया हूं. लेकिन अब भी आपको मुझसे ज्यादा अगर दूसरों पर भरोसा है ना, जस्ट लीव इट. हट. अच्छा एक बात बता, ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी. कुछ भी बोलते हो यार. आई मुझे ऑफिस तक जाने नहीं देती, प्रॉपर्टी क्या खाक देगी? और वैसे भी भाभी है ना, भैया के बाद प्रॉपर्टी तो भाभी को ही मिलेगी. चलो भाभी को आधी प्रॉपर्टी मिल गई, बाकी बची हुई प्रॉपर्टी तो तेरी हुई. 1 रुपया नहीं मिलेगा मुझे आसानी से. कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए. सही कह रहा था तू. अगर लड़की का भाई वापस ही नहीं आया तो प्रॉपर्टी तो उसी की होगी. मामा मैं मजाक कर रहा था. लेकिन सच कह रहा था. लेकिन एक बात गलत बोली. प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो पूरी ले. आधा हिस्सा भाभी को भी क्यों दे रहा है? अजिंक्य का नंबर दे, उसको ट्रैक करेंगे, उसका लोकेशन पता चल जाएगा. अब अरे सर, इसकी कोई जरूरत नहीं. मैंने कहा ना आपसे, अजिंक्य वापस आ जाएगा. आई 15 दिन से गायब हो, 10 दिन से उनका फोन बंद है और आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है? अगम, आपकी बात हुई अजिंक्य से? नहीं. नहीं, बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं. कहीं फंसा होगा, किसी प्रॉब्लम में होगा. उसका नंबर ट्रैक करेंगे प्रिकॉशन के तौर पर. नंबर दीजिए, उसका फोटो भी देना. सही फोटो उनका.
हेलो। हाँ सर। सर हम लोग पिंपरी में हैं। यहाँ अजिंक्य का एक बंगलो है सर, और उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की दिखा रही है। मैं देखता हूँ अभी। ओके सर। अजिंक्य को बुलाओ। साहब तो चले गए घर पे 1 घंटे पहले। चले गए? तुम कौन हो? मैं किशोर, काम करता हूँ यहाँ। जी सर। तुम कौन हो? सर मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। केयर टेकर? अजिंक्य यहाँ कितने दिन से रुका हुआ था? मैडम अजिंक्य भाऊ आज ही आए थे, 2-3 घंटे रुके और चले गए। अजिंक्य, कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना डर गई थी। थैंक गॉड। कहाँ चला गया था मैं? यही तो था। अरे कौन है? क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? आ तो रहा हूं। क्या हुआ? दादा बाहर पुलिस आ गया था। सर मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरा बेटा घूमने गया, गायब नहीं हुआ। ये तो मेरी बहू फालतू में घबरा गई। अजिंक्य इसके बाद में जब बाहर घूमने जाओगे तो घर पे इन्फॉर्म करना। चलो थैंक यू। सीरियसली ईशा, तुमने ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? लेकिन आप गायब थे, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। बच्चा नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और आइंदा से अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा... बस बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके ऊपर गुस्सा निकालने से अच्छा है तुम इसे खुश रखने की कोशिश करो। आज तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन तुमसे परेशान होकर अगर इसने अपने बाप को फोन कर दिया और कुछ कह दिया तो तुम बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आई, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? आई वो अरे छुपा इसे, कोई देख लेगा। आई मैं बहुत गहरी नींद में थी। अजिंक्य आए थे क्या? ऐसी कैसी नींद है तुम्हारी कि पता ही नहीं चला? अगर अजिंक्य नहीं आता तो ये कौन करता? वेड़ी कुटली। थैंक्स। तेरे भाई का भी बढ़िया है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। पता नहीं तेरी भाभी कैसे झेल रही है उसे। इसमें झेलने की क्या बात है? घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग से। अगर ये सब नहीं होता ना तो कब का छोड़ के भाग गई होती तेरी भाभी तेरे भाई को। ऐसा कुछ नहीं है, वही बहुत खुश है दादा के साथ। ये खुशी ना सिर्फ दिखावा है, चाहे तो देख लेना। अगर कल को तेरी ये भाभी तेरी दूसरी आई बन के तेरे सर पे ना बैठी ना तो बताना मुझे। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। सिर्फ तुम ही मेरी बेटी को बचा सकती हो। कौन है आप और कौन है आपकी बेटी? हाँ?
मुझे सब पता है कि तुझे पता है कि तेरा पति मेरे बेटी के साथ क्या कर रहा है। हाँ चुप, तुम इस राक्षस का साथ दे रही हो। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम मैडम छोड़िए, हटिए आप। पागल हो गई है क्या? पहले ये तो बता मामला क्या है, कौन है तेरी बेटी? हटिए पीछे हटिए। आइए मैडम, मैडम आइए, आप आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, हटिए यहाँ से। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। कौन है तू? सर बॉडी जयश्री वाडेकर की बहू ईशा वाडेकर की है। 3 गोलियां मारी गई हैं सर। और बॉडी देख के लग रहा है कि मर्डर लगभग कल शाम के आसपास हुआ है। ये अपने पास आई थी ना पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी? हाँ सर, अजिंक्य वाडेकर। इतने बड़े खानदान की बहू कोथरूड में जंगल में इतने दूर क्या करने आई थी? आसपास पता करो किसी ने गोली की आवाज़ सुनी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली मेंबर्स को बता। ओके सर। ईशा, ईशा बाला, बहुरानी क्या हुआ? क्या करने आई हो यार? पहले तो मेरी बच्ची को मार दिया, अब झूठे आंसू बहाते हो। भाई साहब क्या हुआ? बात तेरी तो मैं। सर ईशा पिछले 5 दिन से मेरे घर पर ही थी, क्योंकि अजिंक्य फिर से कहीं चला गया है 10 दिन पहले। फिर से? सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अजिंक्य ट्रैवल का शौकीन है और इस बार तो वो बता के भी गया है। और ईशा इस बारे में जानती थी। ईशा कोथरूड क्यों गई थी? सर उसे किसी का फोन आया था कि अजिंक्य घर वापस आ गया करके। वो मगरपट्टनम जाने के लिए निकली थी, लेकिन कोथरूड क्यों गई मुझे कुछ नहीं पता सर। अजिंक्य घर आया ही नहीं था तो ईशा को फोन करके क्यों कहेगा? सर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ईशा की शादी अजिंक्य के साथ करके अजिंक्य के घर वालों ने मारा है ईशा को। ईशा ने कभी कंप्लेंट की थी ससुराल वालों के खिलाफ? सर उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसके चेहरे पे ही लिखा था कि वो अजिंक्य के साथ शादी करके खुश नहीं है। सर कोई कुछ भी कहे, मैं तो सामने देखती थी ना ईशा कितनी खुश थी मेरे बेटे के साथ। जयश्री जी, लास्ट टाइम जब अजिंक्य गायब हुआ था तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट ईशा ने की थी, और इस बार जब वो गायब हुआ है तो ईशा का मर्डर हो गया। कहीं अजिंक्य के गायब होने में और ईशा के मर्डर में कोई कनेक्शन तो नहीं है? सर ईशा को .09 बोर की पिस्टल से 3 फायर किए गए थे, और तीनों के तीनों फायर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से किए हैं। एक गोली से भी मर सकती थी वो, 3 गोलियां मारने की क्या जरूरत थी? सर हो सकता है खुन्नस, या ये भी हो सकता है कि कातिल रिस्क ना लेना चाहता हो कि ईशा किसी भी हाल में जिंदा बचे। अच्छा, ईशा की सीडीआर रिपोर्ट में क्या मिला? कुछ खास नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ईशा को किसी ने इंटरनेट कॉल करके अजिंक्य के वापस आने के बारे में बताया हो, और जब वो अपने फादर के घर से मगरपट्टा के लिए निकली तो हो सकता है कि कातिल पहले से ही उसका वहां पे इंतजार कर रहा हो। ये जिसने भी किया है शिर के पूरे प्लानिंग के साथ किया है। जिसने भी ईशा को मारा है उसको ईशा के मरने से बहुत फायदा हुआ होगा। एक काम करो, दोनों फैमिलीज और रिलेटिव्स को चेक करो और देखो ईशा पे किसको खुन्नस थी, और ये भी चेक करो .09 बोर का पिस्टल किसके पास है। सर ईशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ईशा की मौत दिन में 12 से 2 बजे के बीच में ही हुई थी। मौत का कारण गोलियां लगना ही है। ईशा की बॉडी पे कोई भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस नहीं है। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि ईशा 2 महीने प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब उन दरिंदों ने ईशा के साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दिया। नहीं सर, ईशा ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो क्यों छुपा रही थी? आप कुछ जानती हैं इस बारे में? नहीं, वहीनी ने मुझे कुछ नहीं बताया था।
सर हमने खबरियों को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पीछे छोड़ दिया है। उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। और सर जहाँ तक बात है ईशा की फैमिली की, तो ईशा की फैमिली में किसी के पास भी .09 बोर की पिस्टल नहीं है। सर मुझे तो शुरू से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। शिरकी, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। एक काम करो शिरकी, ये ईशा का थरोली इन्वेस्टिगेशन करो। हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी उसके मौत का कारण हो। और तुम उसका घर और ससुराल में जितने भी नौकर हैं उनसे बात करो, देखो कुछ बोलते हैं क्या। और वो पीएम डॉक्टर, उससे बोलना ईशा का और उसके होने वाले बच्चे का विसारा प्रिजर्व करके रखे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये विसारा जरूर काम आएगा। ठीक है सर। सर वाडेकर फैमिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर लगभग 20 साल पहले जयश्री वाडेकर के पति प्रभात वाडेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सर हत्या के बाद जयश्री ने गांव की पूरी जमीन बेच के पुणे शहर में जमीन खरीदी। और आज जयश्री का जो बिजनेस एम्पायर है वो पुणे की जमीन के बढ़ते रेट की वजह से है। इसका मतलब 20 साल पहले पति की हत्या और अभी बहू की हत्या। इतना ही नहीं सर, अजिंक्य और उसकी फैमिली जितना अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, शायद वो उतना दूध के दूल्हे है नहीं सर। मतलब सर करीब 3 महीने पहले जवार थाने में एक लड़की सुनिधि तांबे को किडनैप करने की एनसी फाइल की गई थी अजिंक्य के अगेंस्ट। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी करे उसके पहले ही एनसी वापस ले ली गई। किसने एनसी की? सुनिधि तांबे की माँ रजनी ने। वो अजिंक्य हमारे पास जमीन खरीदने आया था, पर जमीन खरीदते खरीदते उसने मेरी बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया सर। तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? और जब उसका मन भर गया तो किसी और से शादी कर ली उस अजिंक्य ने। मेरी बेटी को वहीं पे छोड़ देता तो चल जाता, पर नहीं, पैसे और अपनी ताकत के दम पर वो मेरी बेटी को उठा के लेके गया। अजिंक्य छोड़ मेरी बेटी, पीछे हट। ध्यान से सुन, सुनिधि सिर्फ मेरी है। लेकिन आपने तो एनसी फाइल की थी ना। अगर आप उस कंप्लेन को वापस नहीं लेती तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती। वो अजिंक्य मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकियां दे रहा था। वो तो मेरी बेटी ने मेरी खातिर बोला कि वो कंप्लेंट वापस ले ले। सुनिधि को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ती घरात कुठे है? वो अजिंक्य के पास ही है अभी तक। क्या? एड्रेस दीजिए उसका। शहर के बाद जो पिंपरी है ना, वहाँ पे उसका बंगला है। मेरी बेटी वही है। पिंपरी में? हाँ सर, यही मैडम तो थी जो अजिंक्य साहब के साथ रहती थी यहीं पर, मगर 8-10 दिन पहले साहब के साथ यहाँ तक चली गई। ये मैडम को कभी देख के ऐसा लगा कि वो अजिंक्य के साथ जबरदस्ती रह रही है? नहीं सर, ऐसा तो जबरदस्ती मुझे कुछ नहीं लगा। दोनों पार्क में साथ में बैठते थे, सुबह शाम घूमने जाया करते थे, कभी कभी बाहर भी जाते थे। Are you sure इन दोनों के बीच में कभी कोई गड़बड़ नहीं थी? नहीं मैडम, दोनों के बीच में तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन एक दूसरी मैडम आई थी साहब के यहाँ से जाने के एक दिन पहले, तब दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। क्या वो औरत ये थी? हाँ यही थी। निकल, चल यहाँ से। निकल। मैं पुलिस में जाऊंगी। अरे हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। सर बंगलो के केयरटेकर रमेश ने जो बताया था, सर इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सुनिधि अपनी मर्जी से अजिंक्य के साथ रह रही थी। सर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को साथ में रहना हो, इसलिए दोनों ने किडनैपिंग का नाटक किया हो। लेकिन जब सुनिधि की माँ रजनी ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की तो जान का खतरा बताकर सुनिधि ने अपनी माँ के पास से कंप्लेंट वापस करवा ली। सर ये दूसरा वीडियो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईशा अजिंक्य से लड़ने गई थी और उसने उसको पुलिस की धमकी दे दी, और नेक्स्ट डे अजिंक्य और सुनिधि दोनों गायब हो गए, और अब ईशा को रास्ते से हटा दिया। लेकिन शिरके, इतना सब उसके लाइफ में मैटर चल रहा था कि जयश्री जी को पता नहीं था। सर ये बात तो ईशा के फादर को भी नहीं पता थी। क्या झगड़े के वक्त से ही अपने फादर के साथ रह रही थी, ना तो उसने प्रेगनेंसी की बात अपने फादर को बताई और ना ही सुनिधि के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंगला और अजिंक्य और सुनिधि के बारे में ईशा को बताया किसने? सर इस बारे में मैंने जयश्री जी से बात की थी। सर सुनिधि के साथ मेरे बेटे ने अपना रिश्ता कब का खत्म कर लिया था, और अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुनिधि को जबरदस्ती अपने साथ रखा था।
मेरे लिए तो पेपर्स ओके हैं, एक बार क्रॉस चेक करवा के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दो। ओके मैम। बेटा जी मैडम ने पेपर भेजे डॉक्यूमेंटेशन से पहले देखने के लिए। आपने देख लिया ना? हाँ ओके। तो भेज दीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैं आप पे कैसे डाउट कर सकती हूँ? आखिर हमें ही तो एक दूसरे का ख्याल रखना है। वाडेकर परिवार में शक्ति का केंद्र बदल चुका था। हर बार अजिंक्य की वापसी का भरोसा रखने वाली जयश्री ने इस बार अजिंक्य की वापसी का इंतजार ना करके अपने स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर स्नेहा को चुन लिया था, जबकि वो हमेशा लड़कियों के काम करने के खिलाफ रही। क्या उसे कुछ ऐसा पता था जो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना उसकी मजबूरी बन गई थी? ये देखिए, क्यों मारा? ईशा क्यों मारा? सर मैं क्यों मारूंगा ईशा को? सर मेरा तो उससे कुछ लेने देना ही नहीं है। सर मैं सुनिधि से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनिधि के साथ तू रहना चाहता था इसलिए सुनिधि को किडनैप कर लिया? सर करना पड़ा मुझे किडनैप। ईशा की वजह से सुनिधि को लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया है सर। पर कुछ दिन हम लोग साथ में रहते तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता हमारे बीच में। अजिंक्य बहुत सनकी था सर। अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो वो मुझे और मेरी आई हम दोनों को जान से मार देता। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उसकी बात मानने के सिवा। तू सुनिधि को इतना प्यार करता था तो ईशा के साथ शादी क्यों की? आई की वजह से सर। आई चाहती थी कि हमारी स्टेटस वाली बहू हमारे घर में है। उन्होंने मजबूर किया मुझे ईशा से शादी करने के लिए। सर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अजिंक्य मुझे कभी जाने भी देगा, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी बीवी ईशा बंगलो पर आ गई थी। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। अजिंक्य मुझे जान से मार दे, प्लीज। अजिंक्य मुझे मार डालेगा, प्लीज प्लीज जल्दी बोलो। क्या कर रही है? चल अजिंक्य बाहर निकल यहाँ से। बहुत चल। प्लीज मुझे क्या कर रही है? अपने काम से काम रखा कर। मैं तेरे किसी मामले में नहीं पड़ता हूँ, तू भी मेरे मामले में मत पड़। अब ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है अजिंक्य, मेरा भी है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। दिमाग खराब है क्या तेरा? हाथ नहीं लगा मैंने तुझे आज तक। हाँ, और तू ये किसी और का बच्चा मेरे सर पे डाल रही है। निकल यहाँ से बाहर। बाहर चल यहाँ से, निकल। चल चल यहाँ से। मैं पुलिस में जाऊंगी और इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अरे हाँ, तेरे को जहाँ जाना है जा, समझी? डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तो क्या ईशा का बच्चा तेरा नहीं था? सर हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो झूठ मत बोला, डीएनए सब सच बोलेगा। सर आपको जो टेस्ट करवाना है करवा लीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का? अच्छा एक बात बता, ईशा को कैसे पता चला वो तेरे बंगले और सुनिधि के बारे में? सर मैं खुद नहीं जानता, मुझे नहीं पता है। सर अजिंक्य के फ़ोन लोकेशन के हिसाब से पिछले 2-3 महीने में उसकी फ़ोन की लोकेशन वाडेकर हाउस में बहुत कम रही है सर। ये देखिए, कभी एक दिन, कभी आधा दिन। सर कहीं वो सच तो नहीं कह रहा है? मतलब वाकई में ईशा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था और इसीलिए शायद उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाई। नहीं लेकिन सिरके, अजिंक्य जैसा आदमी जिसने सुनिधि को किडनैप किया और बलजबरी अपने साथ रखा, उसका डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो अरेस्ट कर लेंगे, और अगर वो सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईशा की जिंदगी में कोई और था। जब आपको मालूम है कि ईशा का संबंध किसी और आदमी के साथ था तो मेरे बेटे को क्यों पकड़ के रखा है? उसे बेवजह जयश्री जी शायद अब ये भूल रही है कि आपके बेटे के खिलाफ किडनैपिंग और रेप के चार्जेस है। सर ऐसे चार्ज तो 50-60 हजार में वापस लिए जाते हैं, और ये काम है सुनिधि जैसे लड़कियों का, जो हम जैसे अमीर खानदान के लड़कों को फंसा के ये सब पैसा वसूल करती है। देखिए जयश्री जी, जी हाँ जी। आप कहाँ से आ रही है? ऑफिस से। सब दादा के नहीं रहने पर किसी को तो काम संभालना पड़ेगा ना। अब आई अकेले तो सब कुछ नहीं संभाल सकती।
लेकिन आपकी दादा अभी जिंदा है और आपके वहीनी का मर्डर हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ, आपके वहीनी के अफेयर के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शिरके, मुझे डाउट आ रहा है इन लोगों पर, घुमा रहे हैं हमें। एक काम करो, ये ईशा के कांटेक्ट में जितने भी मर्द है सबका डीएनए टेस्ट करवाओ और शुरुआत इस घर के नौकरों से करो। ठीक है सर। डर क्यों रहा है? नहीं सर। कुछ किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब कौन बचा? सर नीलेश, जयश्री जी का खास। सर, सारा सामान डीएनए के लिए भेज दो और बोलना रिपोर्ट जल्द से जल्दी दो। ठीक है सर। सर डीएनए की जरूरत नहीं है। ईशा वाहिनी के होने वाले बच्चे का बाप मैं ही हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करना इसे। अपनी पोल खुलने की वजह से इसी ने मेरी बहू को मारा और इसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। ये क्या बात कर रही हो मैडम आप? आपके कहने पर ही तो वहीनी के साथ सो रहा था मैं, ताकि वहीनी को ये लगे कि उसके साथ अजिंक्य सो रहा है। क्यों? शर्म नहीं आती? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। सर मैं सही कह रहा हूँ। मैडम के कहने पर ही मैं अफीम लेके आता था, जिसे मैडम वहीनी के दूध में डालकर उसको बेहोश करती थी। सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे क्यों चला? क्या सच क्या झूठ हम पता करेंगे। सर, नीलेश अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया है जयश्री के कहने पे किया है। लॉजिकली सोचो शिरके, एक बड़ा घर है, उस घर में एक नौकर है और उसने उस घर के बहू के साथ संबंध बनाए हुए हैं और घर में किसी को मालूम नहीं। सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जयश्री के खिलाफ कुछ है भी नहीं, सिर्फ वो एक नीलेश का स्टेटमेंट है। नहीं, सबूत तो नहीं है, लेकिन वाडेकर हाउस में एक आदमी है जिसके चेहरे पे लिखा है वो कुछ जानता है। देखो, कुत्ता कितना भी वफादार क्यों न हो, वो पागल हो जाता है ना तो मालिक उसको गोली मार देता है। मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है साहब। ये तेरी शक्ल तो कुछ अलग बोल रही है रे, कुछ जानता है। देख अभी बता दे, टाइम है तेरे पास, वरना मेरा हाथ घूमना शुरू हो गया ना तो घड़ी का कांटा घूमना बंद हो जाता है। साहब वो बुढ़िया सुनिधि की अम्मा, उसने वहीनी के ऊपर हमला किया था। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम मैडम छोड़िए। पहले क्यों नहीं बताया रे? साहब अगर मैंने पहले बता दिया होता तो मुझे मैडम के बारे में भी बताना पड़ता। वो वहीनी ने बताया था मैडम को वो बुढ़िया के हमले के बारे में। कोई भी ऐरी गहरी औरत रास्ते में तुम्हें मिलके कुछ भी कह दे और तुम घर पे आके झगड़ा करोगे? परनाई, रोड पे कितने सारे लोग थे, उसने किसी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे ही क्यों कहा कि मेरे पति से उसकी बेटी को बचाओ। मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं सर, ईशा ने मुझे उस औरत का फोटो नहीं दिखाया था, तो मैं कैसे पहचानती कि वो सुनिधि की माँ है? और दूसरी बात, अजिंक्य के बताए हुए धोखे में मैं थी कि उसका सुनिधि के साथ रिश्ता खत्म हुआ। फिर मैं कैसे गेस करती कि ये क्या मामला है? अगर अजिंक्य ने वाकई तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी तो इसमें ईशा की क्या गलती थी? उस ईशा के साथ शादी करने के बाद अजिंक्य ने मेरी बेटी को दूसरी औरत का दर्जा दिया था, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैडम। इसीलिए मैंने ईशा को मारने की कोशिश की थी। अरे मैडम ठीक हो आप? लेकिन वो बच गई, इसलिए तुमने दोबारा ट्राई किया। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। अरे मैडम मैडम छोड़िए। लेकिन तीसरी बार ईशा बच नहीं पाई, वाकई तुमने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मेरी आई ने ईशा को नहीं मारा है। मेरी आई किसी को भी नहीं मार सकती है। मैंने सुना था ईशा को 3 गोलियां लगी थी ना। एक बार हमारी हालत तो देखिए, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही थी हॉस्पिटल में, इसलिए उसको घर पे लेके आई। जो धक्का वक्का करना था वो मैंने किया, पर ईशा पे गोलियां चलाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे।
मैडम लेके जा रहे हो? मैडम छोड़ो मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी आई ने कुछ नहीं किया। सर ये जयश्री कभी नहीं चाहती थी कि स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी दे, लेकिन अब ये स्नेहा बिजनेस में दखल अंदाजी देने लगी है। और एक और बात सर, स्नेहा का एक बॉयफ्रेंड है राजन, और राजन का मामा है प्रकाश। पिछले दिनों इन दोनों को अजिंक्या के पिंपरी वाले बंगले पे चक्कर लगाते हुए देखा गया है। केयरटेकर रमेश ने इन दोनों को पहचाना है सर। दोनों अंदर बैठे हैं। देख अब सच बोल, नहीं तो सच बोल, पट्टे से ऐसा मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। सर स्नेहा के बोलने पे सर हम लोगों ने अजिंक्य का पीछा किया था सर, तभी उसके बंगले तक पहुंचे सर। स्नेहा जी, आपके दादा का पीछा आप आपके बॉयफ्रेंड से क्यों करवा रही थी? सर आई बहुत पुराने ख्यालात की है। लड़की होने की वजह से ना मुझे बिजनेस में हिस्सा मिलता और ना ही प्रॉपर्टी में, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मेरे बॉयफ्रेंड राजन ने ये सारी बातें मेरे दिमाग में भर दी। ये तेरा भाई है, अगर ये वापस ही नहीं आया तो तेरी तो मौज ही मौज, सारी प्रॉपर्टी तेरी। दादा की हरकतें ऐसी थी कि आयु से बिजनेस हैंडओवर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा दादा की जगह मैं ले सकती हूँ। हाँ, एक तो तुम्हारी आई की घटिया सोच थी, और तुम्हारी बहनी तुम्हारे रास्ते का कांटा थी, तो दोनों को खत्म करना था तुम्हें, इसलिए सब कुछ किया तुमने। आई भले ही बिजनेस दादा को नहीं देती, मगर उनकी बीवी ईशा, अगर इस घर की बहू होने के नाते अगर उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता तो कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना था, पर इसके लिए आई को मनाना बहुत मुश्किल था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन खुद चलकर मेरे पास आया। ये क्या कर रहे हैं आप? डर क्यों रही है? हाँ, ये मुझे पता है तेरा पति अजिंक्य तुझे खुश नहीं रख पाता। तो बोले तो वो कभी मैं पूरी कर दूं? हिम्मत कैसी हुई आपकी ये सब सोचने की? मैं भी आई को सब बोल दूंगी, सब बता दूंगी। अगर किसी से भी इस बात का जिक्र किया ना, जान से मार दूंगा। वैसे भी तो किसी से भी ये बात कहेगी ना, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं आई को बताऊंगी ना, तो वो जरूर मानेगी। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? सर आई अमित अंकल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी, और इनकी गर्दन मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने इनको ब्लैकमेल किया ताकि वो आई को मनाए मेरी तरफ से बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तूने ईशा को इसलिए मरवाया ताकि तेरे करतूतों के बारे में जयश्री को पता ना चले, और तूने इसको इसलिए हेल्प की ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे हो जाए। का खून नहीं, मैंने वही को रास्ते से हटाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेला था। इतनी अच्छी जिंदगी है आपकी, क्यों बर्बाद कर रही हो उसे? छोड़ दो ना दादा को। वीडियो है इसका, तू शादी हो चुकी है मेरी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनको। मैंने वहीनी को दादा और सुनिधि के बारे में सब कुछ बताया था, पर उन्होंने मुझसे सबूत मांगे अपनी बात साबित करने के लिए। इसलिए मैंने राजन से कहकर दादा का पीछा करवाया और सुनिधि का एड्रेस निकाला और भाभी को दे दिया। वहीनी ने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखी थी, मगर किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर मैं किसी से कुछ कहती तो दादा ही मुझे जान से मार देते, इसलिए मैं भी चुप बैठी। स्नेहा भी यही बात रिपीट कर रही थी, और मुझे भी ये बात परेशान कर रही थी। अगर उस दिन ईशा ने अजिंक्य और सुनिधि का झगड़ा देखा तो उसने किसी को बताया क्यों नहीं? झगड़ा कितनी तारीख को हुआ था? सर 5 तारीख को। तुरंत 5 तारीख का ईशा का मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाला, और देखो वो कहाँ गई थी, किससे बात की, किससे मिली, सब डिटेल्स निकाला। सर। अरे नीलेश और अजिंक्य, उनकी डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सो वी ऑन इट। गुड। सर प्रभात वाडेकर याद है? हाँ, जयश्री का पति। सर ये उसी की केस फाइल है। और सर ये, अरे तो उस्मान शेख है, शार्प शूटर, ये तो जेल में बंद था। हाँ सर, ये 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है। और सर इसका प्रकाश वाडेकर के मर्डर में बहुत ही तगड़ा लिंक है सर। प्रभात वाडेकर की मौत .09 बोर की पिस्टल से हुई थी, और ये उस्मान के पास भी .09 बोर की पिस्टल है। इसके ऊपर पुलिस केस भी हुआ था, कोर्ट में पेशी भी हुई, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इसे रिहा कर दिया गया। ईशा का मर्डर हुआ
उस दिन इसके फ़ोन की लोकेशन 12 बजे से 1 बजे के बीच कोथरूड की है। शिर के गुड वर्क। कम से कम एक सिरा तो मिला। इस सिरे को पकड़ के हम किनारे तक पहुंचते हैं। जयश्री जी, आपने झूठ बोला हमसे। नंबर 1, नीलेश आपके लिए काम नहीं करता, और नंबर 2, ईशा के प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता नहीं था। फिर तो बकवास कर रहे हैं आप। आपने झूठ बोला, इसका सबूत है हमारे पास। किरण, बता इनको क्या देखा था उस दिन। डरो मत। मैंने तुम्हें अपने बहू के साथ सिर्फ सोने के लिए कहा था, ताकि वो अजिंक्य के धोखे में रहे। तुमने उससे प्रेग्नेंट कर दिया, इडियट। गलती होगी मैडम। इस किरण के कहने पे आप मुझे अरेस्ट करोगे, जयश्री वाडेकर को? पिछले 15-20 साल से ये यही पड़ी है। इसके मुंह पे अगर मैं 5-50 हजार रुपया मार दूं ना तो पलट जाएगी ये। फिर क्या करोगे आप? फिर हम आपके पति प्रभात वाडेकर का केस ओपन करेंगे, जिसको 20 साल पहले आपने सुपारी देकर मरवाया था उस्मान शेख के हाथों से, और अब ईशा को मरवाया है उसी के हाथों से। इतना काफी है ना क्लाइमैक्स पुलिस स्टेशन में। ये रहा उस्मान, पहचाना ना इसको? और ये रही उस्मान की गन, जिससे तूने ईशा और प्रभात वाडेकर को मरवाया था। और ये रही कैश जो तूने उस्मान को सुपारी के तौर पे दी थी। इसका कन्फेशन और स्टेटमेंट भी हमारे पास। अरे मेन प्रूफ तो बताना भूल ही गया। आप दोनों का मोबाइल, जिसमें उस्मान ने फोटो भेजी थी ईशा की मर्डर के बाद कंफर्मेशन के तौर पे। तुम दोनों तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम बहुत होशियार है, उन्होंने रिकवर करी। अब बताओ, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। सच क्या है बताओ। नीलेश के जरिए ईशा को बेवकूफ बनाने का मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस गधे ने ईशा को प्रेग्नेंट कर दिया। और जब मेरे बेटे अजिंक्य ने ईशा को सच्चाई बताई तो ईशा सीधा मेरे पास आई। बेटा, अजिंक्य अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बोल दिया होगा। मैं बात करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। बात कीजिए आप अपने बेटे से। अगर अजिंक्य ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो आई, मैं पुलिस में जाऊंगी। अगर ईशा पुलिस के पास चली जाती तो मेरा बेटा अजिंक्य किडनैपिंग के केस में फंस जाता। और अगर मैं अजिंक्य को मना भी लेती ईशा के साथ रहने के लिए, तो भी जयश्री वाडेकर का वारिस एक नौकर का बच्चा कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, दूसरा कोई रास्ता ढूंढती, मरवाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ईशा को बच्चा गिरवाने कहती तो उसे डाउट हो जाता और मेरे बिछाए हुए जाल में मैं खुद फंस जाती। वैसे भी मेरा बेटा अजिंक्य सुनिधि के साथ खुश रहता था, और ईशा का और उसके बच्चे का मेरे घर में क्या काम था? इसलिए मैंने उस्मान को याद किया। कौन है तुम? खुद एक माँ होकर भी इतनी बेरहम कैसे है? पहले ईशा को भी मार दिया, ईशा को होने वाले बच्चे को भी मार दिया। खोट अजिंक्य में नहीं, तुम्हारे परवरिश में। तो ऐसा निकलेगा ही। चार्जशीट बनाओ। औरत को मर्द से कम समझना, पुरुष है तो उसकी हर गलती को छुपाना, और औरत को बार बार उसकी सही हद याद दिलाना, ये पितृसत्ता है जो जयश्री में कूट कूट कर भरी हुई थी। अजिंक्य उसके घर का चिराग था, जबकि स्नेहा पराये घर की अमानत। परिवार के नाम और प्रतिष्ठा के लिए जयश्री ने अजिंक्य को ईशा से शादी करने के लिए मजबूर जरूर किया, मगर अजिंक्य खुश रहे इसलिए उसने उसे घर से बाहर कुछ भी करने की खुली छूट दे दी थी। अपने बेटे के गलत कामों की पोल ना खुले, इसलिए जयश्री ने ईशा के साथ नीलेश के जरिए जो किया था वो बहुत ही गंदा था। और आखिर में जब ईशा जयश्री के पापों के जीते जागते सबूत को जन्म देने वाली थी, तो जयश्री ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बराबरी का समाज भारत में आज भी बहुत दूर का सपना है, लेकिन ये दूरी हमें धीरे धीरे ही सही तय तो करनी ही होगी, तभी हम दुनिया के सामने एक प्रगतिशील और उन्नत समाज होने का दावा कर सकेंगे। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ।
जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। स्नेहल, स्नेहल रुको ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा? स्नेहल, तुमसे बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है हमारा? हाँ? क्या समझ नहीं आता तुमको? हम क्या सड़क पर लड़की छेड़ने वाले छोरे दिख रहे हैं तुमको? अरे प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हारे पीछे चक्कर किस लिए काट रहे हैं? तुमने कोई हमको सिग्नल दिया होगा तभी ना। या हमारा पागल है, दिमाग खराब है हमारा। प्यार नहीं करते हैं। देखो सुनो हमारी बात, सुनो। तुम अपने दिल का बात सुन नहीं पा रही हो, है ना? तो तुम एक काम करो, तुम हमको किस करो, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। अरे सुनो। दिन फिर मैं वापस उसके घर गया था। रूपाली, सर आप अभी यहाँ पर? मेरा कुछ सामान छूट गया, ले लो। हाँ जी आइए। छोड़िए। वो तो उसकी मेड के झूठ की वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। हमारा तो ये मानना है कि हर इंसान अच्छा होता है, सबके दिल में सच्चाई छुपी होती है, बस समय और हालात के चलते ना वो गलतियां कर बैठता है। रूपाली मर्डर और रेप केस में सजायाफ्ता प्रोफेसर गोपाल की पत्नी की राष्ट्रपति से अपील। मेरे पति बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। आप सभी को याद होगा कि 2008 में रूपाली को दुष्कर्म के बाद मार दिया गया था। हत्यारे ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद शीशे से उसका सर दे मारा। इस केस में प्रोफेसर गोपाल को अरेस्ट किया गया था, उन्हें सजा भी मिल चुकी है, पर अब भी उनका यही कहना है कि वो बेकसूर है। तो अभी हम प्रोफेसर गोपाल के घर के बाहर हैं और उनकी पत्नी शकुंतला से कुछ बातें करते हैं। चलिए शकुंतला जी, आप हमें बताइए कि आपने राष्ट्रपति जी से क्या अपील की है। मेरे पति पिछले 11 साल से जेल में हैं। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति जी से मेरा यही अनुरोध है कि वो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2020 के डेटा की माने तो हिंदुस्तान की जेल में करीब 70% अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन कैदी हैं। जिन्होंने अपराध किया है या नहीं, इस बात का निर्णय हमारी कोर्ट अभी तक नहीं कर पाई है। इनमें करीब 1.6 करोड़ क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से विचाराधीन हैं और करीब 22 लाख ऐसे केसेस हैं जो पिछले 10 वर्षों से पेंडिंग हैं। शायद ये सब इसलिए क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था का मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी उसके बावजूद ना जाने ऐसे कितने निर्दोष लोग हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। मुझे लगा मेरी पत्नी शकुंतला और बेटी सुचि मुझसे मिलने आई हैं। आइए।
मैं सीनियर इंस्पेक्टर आदिल खान, नोएडा। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 11 साल से तो बंद करके रखा है आप लोगों ने जेल में, अभी कुछ कहना सुनना बाकी है? मैं रूपाली शास्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, फेमिनिस्ट के ऊपर आपके बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये औरतों को अपने अधिकार के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर नारेबाजी करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि बराबरी का अधिकार तो शांति से भी लिया जा सकता है। रूपाली के बारे में तो मैं जो कुछ जानता था सब बता चुका हूँ। किताब पढ़ी मैंने आपकी। उस किताब में औरतों के हकूक़ को, उनके किरदार को बाखूबी बयान किया। फिर भी मुझे हैरत इस बात की है कि जो शख्स औरतों की इतनी इज्जत करता हो, किसी लड़की को इतनी वहशियत से कैसे मार सकता है। हम और नहीं बैठ सकता मैं यहाँ, उम्र हो गई है, थक जाता हूँ। जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वैसा ही हो। आप लोगों को मैं वहशी लगता हूँ, गलत लगता हूँ। मुझे लगता है कि गलती कानून से हुई है। तुम्हें पता है कितना मारा मास्टर जी ने हमें? तुम काहे नहीं देती हो उनके पैसे? तुम्हारी वजह से हमें रोज मार पड़ती है, रोज सुनने को मिलता है। माँ, तुम रोज रोज ये आलू की सब्जी कहाँ बना देती हो? हमें नहीं पसंद। रोज आलू खा खा के पक गए हम। कुछ और नहीं मिलता क्या? देखो हमारा हाथ लालम लाल कर दिया है, दर्द हो रहा है। छी, क्या सब्जी है? मर गई तुम्हारी माँ। जान खा रखी तुम दोनों ने, हमारी चिता जला दो। तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम दोनों को छोड़ गया हमारी छाती पर। खाना तो खाओ, हम दोनों भूखे। तुम रूपाली के केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हो, जबकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गोपाल को सजा हुई थी? सर, मैं रूपाली केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। सर, पिछले 14 साल से मैं किसी दूसरे केस की तहकीकात कर रहा हूँ, स्नेहल रेप केस। और सर, वो केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। सर, जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सर, ये स्नेहल रेप केस की फाइल है। सर, स्नेहल के केस में और रूपाली के केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रूपाली के केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे कम से कम अपनी तसल्ली के लिए एक बार पूछताछ करूँ। प्लीज़ अलाउ मी सर, प्लीज़। ओके, गो अहेड। जय सर। अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हम। ये सब बर्दाश्त करना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। ठीक है। जी कहिए। हमें रूपाली के फादर से मिलना, रमाकांत शास्त्री जी से। जी मैं ही हूँ। मैंने रूपाली की केस फाइल देखी। आप लोग यहाँ बनारस में हैं, लेकिन रूपाली की मौत हुई आगरा में। तो आगरा में क्यों थी? वो टीचर बनना चाहती थी, इसलिए आगरा में टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी। आगरा क्यों? यहाँ बनारस में तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसकी कोई सहेली थी, उसी के साथ रहना था उसे। कौन सहेली? पता नहीं, कभी बात नहीं हुई। वैसे भी उसे आगरा गए हुए 1 महीना ही हुआ था कि उस दरिंदे गोपाल ने उसे मार दिया। उस गोपाल की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। कहीं ऊपर के प्रेशर में दोबारा कानूनी कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई। उस केस के तार रूपाली के केस से उलझ रहे हैं। बस तारों को सुलझाने की कोशिश करो। रवीना, रवीना, हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रवीना, रवीना, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, रवीना तो हमारे साथ खेल रही थी और फिर अचानक से
कुएं का पानी पीकर मरी है वो। आप लोगों ने मार डाला मेरी बच्ची को। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। ये कुएं के पानी की बात कर रही है, पानी की जांच करवाओ। मुझे माफ कर देना रवीना, मुझे माफ कर देना। तो क्या सच में रवीना को जन्म देने वाली मां ने ही उसकी सांसें छीन ली थी? और अगर मीनल ने इतना संगीन अपराध किया था तो उसकी मजबूरी क्या थी? या जो दिख रहा था वैसा था नहीं? और आदिल खान को रूपाली के केस में ऐसा क्या दिखा कि वो गोपाल दास से मिलकर रूपाली के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बार बार आदिल खान को यह लग रहा था कि स्नेहल और रूपाली के केस में कोई समानता है? आखिर स्नेहल के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा गिल्ट था जिसकी वजह से 13 साल बाद भी इंस्पेक्टर आदिल खान स्नेहल की केस फाइल को साथ में लेकर घूम रहा था? सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। अरे लेकिन आप देख के क्यों नहीं चल रही? अभी टक्कर हो जाती है आपकी। सर वहाँ कोई है। सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। इतनी देर तो कोई नजर नहीं आ रहा। सर मैं जानती हूँ वो रोहित ही है सर। रोहित? साहब हम सच कह रहे हैं, विद्या कसम खाते साहब, उसके पीछे नहीं थे। हम तो अपने क्लिनिक पर चले गए थे। रिस्पेक्टेड कंपाउंडर है सर। रेस्पेक्टेड कंपाउंडर? लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तू? सर हम उससे प्यार करते हैं सर, एकदम रियल वाला लव। स्नेहल, स्नेहल रुको ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा? स्नेहल तुमसे बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है हमारा? हाँ? क्या समझ नहीं आता तुमको? हम क्या सड़क पर लड़की छेड़ने वाले छोरे दिख रहे हैं तुमको? अरे प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हारे पीछे चक्कर का किस लिए काट रहे हैं? तुमने कोई हमको सिग्नल दिया होगा तभी ना। या हमारा पागल है, दिमाग खराब है हमारा। प्यार नहीं करते हैं। देखो सुनो हमारी बात, सुनो। तुम अपने दिल का बात सुन नहीं पा रही हो, है ना? तो तुम एक काम करो, तुम हमको किस करो, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। अरे सुनो। एक रात यहाँ काटेगा ना तो तेरे सर से ये अश्क का भूत उतर जाएगा। रखो इसको रात भर यहीं पे। सर हमारी बात तो सुनिए सर। – 2005 में आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? जी। इसे जानते हैं? इसके कातिल के तार रूपाली के कैसे जोड़ रहे हैं? अच्छा लगा। 2005 के केस की इन्वेस्टिगेशन आप अभी 2019 तक कर रहे हैं, वरना तो पुलिस ने रूपाली के केस को 2 दिन में ही क्रैक कर लिया था, मुझे जेल में बंद करके, बिना इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात किए हुए कि मैंने रूपाली का खून किया भी है या नहीं। तभी तो 11 साल से आप इस जेल में उस जन्म की सजा काट रहे हैं। केस फाइल स्टडी की मैं। जिस दिन रूपाली का कत्ल हुआ उस दिन आपके फ़ोन की लोकेशन रूपाली के घर के आसपास ही थी। तो यहाँ तक कि उसकी मेड चशमदीद, उसने बयान दिया है कि जब वो घर से निकल रही थी तब आप रूपाली के घर में दाखिल हो रहे थे, और उसके जाने के बाद आपने रूपाली का रेप
कत्ल किया। एक झूठे केस के इल्जाम में उम्र कैद की सजा तो मिली ही है। ये आपका जो दूसरा केस है ये भी मेरे सर डाल दीजिए, सजा तो उतनी ही रहेगी। सर ये तो खुद कह रहा है कि इसी ने किया है। नहीं किया, बल्कि इनको लगता है कि इन्हें झूठे केस में फंसाया गया। इनका कहना है इन्होंने रूपाली का रेप और कत्ल नहीं किया। तो फिर रूपाली के केस की सच्चाई आखिर है क्या? जब तक रूपाली के केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती मैं स्नेहल का केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। गोपाल दास की बीवी शकुंतला से मिलते हैं। जी हम सब रूपाली को जानते थे। रूपाली इनकी स्टूडेंट थी, घर पे भी उसका आना जाना था। आपके पति रूपाली के घर क्यों गए थे? जी मुझे नहीं पता। कहीं गोपाल जी और रूपाली के बीच में कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मेरे पति ऐसे आदमी नहीं थे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बॉडी में काफी मात्रा में अमोनिया मिला है और ये सब खाने पीने की वजह से नहीं हुआ। हम अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आप लोगों की कार्रवाई से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? हमने पहले भी ग्राम पंचायत में कहा था कि कुएं के पानी में कुछ गलत है। अगर हमारी बेटी के शरीर में अमोनिया था तो पानी में भी है। तो गलती तो प्रशासन की हुई ना, जिसकी वजह से हमारी बेटी। क्या आप इतने साल पुराने केस को लेके आ गए? पहले ही पुलिस ने मुझे इस केस को लेके बहुत परेशान किया है। रूपाली आपके फ्लैट में रहती थी? जी हाँ। उस वक्त रूपाली के साथ उसकी कोई दोस्त भी रहती थी? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, पर रूपाली की एक मेड और रूपाली का पति उसके साथ में रहा करता था। रूपाली का पति? नमस्ते। वो आपने फोन किया था ना, फ्लश खराब है। हाँ जी आप आइए ना। हाँ। फ्लश में पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना बहुत पानी लीक हो रहा है। मैंने प्लम्बर को भी फोन किया लेकिन उसका कुछ। अच्छा सुनिए, आप अंकल को दिखा दीजिए वॉशरूम, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, नमस्ते, आइए। एग्रीमेंट के पेपर वगैरह हैं आपके पास? नहीं सर, एग्रीमेंट के पेपर्स तो नहीं है। कोई फोटो होगी, कोई तस्वीर, कुछ भी? नहीं सर। अच्छा, रूपाली जिस लड़के के साथ रहती थी जो उसका पति था, उसका नाम तो याद होगा आपको? ऐसे कोई नाम था, शायद संदीप। बकवास कर रहे हो मकान मालिक। रूपाली ने शादी नहीं की थी और आप लोग किस बिना पर दोबारा से इस केस की तहकीकात कर रहे हैं? किस कानून के तहत? मेरी बेटी का कत्ल हुआ था और उसके कातिल को सजा मिल गई। आपकी बेटी के गुनहगार गोपाल दास को सजा मिल गई, वो सलाखों के पीछे चला गया। इससे आपको तसल्ली मिल गई हो। पर स्नेहल के गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। उसे इंसाफ नहीं मिला। स्नेहल की माँ अभी भी अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही है। हेलो 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 सर, मेरे घर पे कोई है। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। स्नेहल, छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ स्नेहल? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बेटा। एक मिनट बेटा, मैं आई। स्नेहल, मैं सब इंस्पेक्टर आदिल खान। स्नेहल ने कॉल किया था, वो ठीक है? कहाँ वो? स्नेहल, स्नेहल, सर कौन आया था? सर वो लड़का। कौन लड़का? उस विंडो पे वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैडम, सर मेरी बेटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। दरअसल इस अंधेरे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। साल भर पहले स्नेहल के पिता की हत्या कर दी गई थी। स्नेहल का कहना है कि विनोद ने ही उसे मारा था। कौन विनोद? विनोद मेरा देवर। जायदाद के लिए उसने मेरे पति को मार दिया। स्नेहल ने देखा भी था, उसने कोर्ट में भी बताया, लेकिन विनोद के वकील ने उसकी बेल करवा दी, ये कहकर कि स्नेहल की आंखें कमजोर हैं, वो चश्मा लगाती है। इतनी रात के अंधेरे में उसने इतना साफ साफ कैसे देख लिया?
तभी से स्नेहल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। स्नेहल, यहाँ कोई नहीं आया। मैंने सब जगह चेक किया। सर यहाँ सच में कोई है? नहीं था बच्चा, नहीं था। मैंने सब जगह चेक किया। और वो लड़का रोहित, वो भी आपका पीछा नहीं करता। मैंने उसके फ़ोन की लोकेशन निकलवाई, सब जगह चेक किया। वो क्लिनिक में ही होता है। आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपका पीछा करता है, जबकि आपका कोई पीछा नहीं कर रहा था और यहाँ भी कोई नहीं आया था। एक सवाल का जवाब देंगे आप? जी जी। आप बार बार ट्रांसफर क्यों ले लेते थे? पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर नोएडा, फिर बनारस, उसके बाद आगरा। क्योंकि मैं सेल्फिश था, डरपोक भी। मतलब दुनिया देखनी थी मुझे। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था ना, तो अलग अलग सोसाइटीज़ देखना चाहता था, लोगों पे रिसर्च करना चाहता था अपनी बुक के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नौकरी छोड़ करके अपने मन का काम कर सकूं। तो उस दिन आप रूपाली से मिलने उसके घर क्यों गए थे? रूपाली बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारी फैमिली से बहुत क्लोज। तो जब वो आगरा आई तो मुझसे मिलने आई थी। मैं भी एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया। अरे चाय की क्या ज़रूरत थी? सर लीजिए ना प्लीज़। अच्छा, घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। नहीं नहीं सर, सब ठीक है। तो चलता हूँ फिर। जी सर, नमस्ते। हाँ, कॉलेज में मिलते हैं। जी। रूपाली की मेड ने आपको वहाँ से जाते हुए देखा था। हाँ हाँ, वो वही थी। लेकिन उसने बयान दिया कि जब वो वहाँ से गई तो आप फिर से वहाँ गए। हाँ, पुलिस वालों ने उसकी बात को ही सच मान लिया। आपको पता था ना कि रूपाली ने किसी लड़के से शादी की है, फिर भी ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई, क्यों? नहीं, ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम। रूपाली तो मेरी बेटी की तरह थी और उसने तो ये सब कुछ नहीं बताया मुझे। सिर्फ बेटी कह रहे हैं, किसी के रेप और मतलब क्या चीज लगे आपके ऊपर? ये तो मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। शायद इसीलिए कष्टों से बचाने का उपाय कर दिया। ऐसा उपाय? हम यहाँ से चले जाएंगे माँ। किसने कहा तुझे? तुम फोन पे बात कर रही थी ना, तब हम सुन लिए। और क्या सुना तूने? बस इतना ही। बेटा, ऐसे बड़ों की बातें छुप कर नहीं सुनते। हाँ, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तू जा। चाची, आपने बुलाया? हाँ, खीर बनाए थे तुम्हारे लिए। आओ। तुम आती हो तो लगता है रवीना आ गई। हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं। जैसे ही पता चलता है इन्फॉर्म करो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, वो रूपाली और संदीप की शादी का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ये पता चला है कि ये संदीप है कहाँ। और वो रूपाली की मेड, उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। पता लगाओ सर। आप ऐसे बार बार आया मत कीजिए, आदत होने लगी है आपकी। डर लगता है कहीं दोस्त न मान बैठूं। दोस्ती में डर कैसे? डर तो दुश्मनी में लगना चाहिए। आप अपने काम से आए हैं, चले जाएंगे फिर खाली खाली लगने लगेगा। ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक मासूम लड़की का कत्ल और रेप किया, फिर भी इतने सुकून से कैसे? मैंने अपनी चाल चल दी है, आप अपनी चाल चलिए।
स्नेहल, आप अपनी दवाइयाँ तो ठीक से ले रहे हो ना? सर वो सच में यहाँ पे सर। स्नेहल, कोई नहीं है, ये आपके मन का वहम है। आप एक काम करो, मैं सर वो सच में छोड़ो स्नेहल, चली लक्ष्मी, रूपाली की मेड, आजकल एक किराना स्टोर चलाती हैं, बड़े ठाट बाट से रह रही हैं। हसीना खान के अकाउंट से इस लक्ष्मी के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डाले जा रहे हैं। हसीना खान? यस सर, यहाँ की बड़ी पॉलिटिशियन है। लेकिन एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के अकाउंट से एक मेड के अकाउंट में हर महीने 50,000 किस चीज़ के डाले जाते हैं? बुलाओ जरा से। एक एक करके पूरा गांव का कब्रिस्तान बन जाएगा। यही चाहते हैं ना आप लोग? तभी जाकर शांति मिलेगी ना आप लोगों को? देखिए, हमने पानी की जांच करवाई है, पानी में अमोनिया नहीं है। पहले मेरी बेटी मर गई और अब खुशी। अगर पानी में अमोनिया नहीं तो फिर ये लोग कैसे मरे? दीजिए जवाब। कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं करेंगे। खुशी, हमारे खाते में हर महीने 50,000 आते हैं। कहाँ से आते हैं, किस बात के आते हैं? और ये 50,000 तुम्हारे अकाउंट में रूपाली के कत्ल के बाद से आने शुरू हुए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दो, बचा लूंगा। लास्ट चांस। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये घर, ये पैसा, ये दुकान, सब हसीना मैडम ने दिया साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इस थैली में ऐसा क्या है जो हमें देखते अचानक से रख दिया ऐसे? लगता है अमोनिया है। यहाँ तो हर घर में मिलता है। हर घर में मिलता होगा साहब, पर हमारे घर में नहीं। छोटा बेटा है मेरा, घर गलती से भी कुछ हो गया तो ये तो चींटियों का आटा है। बेटा, आप जरा अंदर जाओ। शाबाश। हमने पता किया तुम्हारे बारे में। 2 साल पहले तुम्हारी सास मर गई थी और उसके बाद तुम्हारा पति। आपको हमारे खिलाफ जांच पड़ताल करनी है ना? कीजिए, तसल्ली से कीजिए। हमें तो इस जिल्लत की आदत हो गई है। सुची की शादी की तैयारी कर रहे थे हम लोग, जब मेरे पति को गिरफ्तार किया गया एक झूठे इल्जाम में। इतने सालों हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। लोग हमारा रेट पूछते हैं। तो आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए। जिस पुलिस ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस कानून ने उन्हें सजा दी, ऐसे पुलिस और कानून पर क्या विश्वास करूं? हाँ जी, कहिए क्या बात करनी है? 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका अशफाक खान, या फिर संदीप का हूं? जी मुझे समझ में नहीं आया। रूपाली के साथ संदीप नाम से रहते थे ना? ये रूपाली कौन है? सबूत दिखाओ जरा। यह आपकी और रूपाली की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। अभी यही कहेंगे किसी रूपाली को नहीं जानते? हमने रूपाली के पड़ोसियों को भी आपके फोटो दिखाए, उन्होंने भी आपको पहचाना है। आप लोगों को सीधी बात समझ में आ नहीं रही है या मैं समझा नहीं पा रहा हूं? मैंने कहा ना, किसी रूपाली को नहीं जानता हूं। अशफा, बेटा आप इतनी जोर से कब से चिल्ला के बात करने लगे? माफ कीजिएगा, इनकी बीवी माँ बनने वाली है, पूरा महीना चल रहा है, जरा परेशान है इसलिए चिल्ला बैठे। आपके साहबजादे ने रूपाली शास्त्री से शादी की थी, इस बात का इल्म तो आपको भी होगा। फर्जी है ये कागज,
आप कहें तो ऐसे सेम टू सेम फर्जी कागज बनवा के भिजवा दूं आपके पास। आप हर महीने रूपाली की मेड लक्ष्मी के अकाउंट में 50,000 किस चीज़ के भेजती हैं? कह दीजिए, वो सब भी फर्जी? उन्होंने रूपाली भाभी के मर्डर केस में गोपाल सर का नाम लेने के लिए बोला था। लेकिन क्यों? हसीना का रूपाली के कत्ल से क्या लेना देना है? हसीना मैडम का नहीं, उनके बेटे का। अशफाक भैया ने रूपाली भाभी के साथ शादी की थी। किसी लाचार की मदद करना कब से जुर्म हो गया इंस्पेक्टर साहब? हमें नहीं पता आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। और वैसे भी पूरी जनता हमारा परिवार है। आप जा सकते हैं। सर कमिंग। सर, रवीना और खुशी की मौत के बाद मृणाल ने एक आदमी को फ़ोन किया था। इसी आदमी को उसने अपने पति की मौत के बाद भी फ़ोन किया था, और 2 साल पहले अपनी सास की मौत के बाद भी। एक ही पैटर्न है सर। इस आदमी को उठा के लाओ। सर। जिसकी याद भी जहन से मिट जानी चाहिए, उसकी फोटो मोबाइल में लेके घूम रहे हैं आप। जाइए, जाके हिना को मायके से ले आइए। लेकिन मम्मी वो अरे तो... बाबा, हमें पता है पहला बच्चा मायके में ही होता है, लेकिन बस दिल कर रहा है कि आपका पहला बच्चा सबसे पहले हम अपनी गोद में लें। सच क्यों नहीं कह रही है मम्मी कि आपको डर लग रहा है कि रूपाली के केस की फाइल वापस ना खुल जाए? हम नहीं डरे, पर लग रहा है कि आप डर रहे हैं, और डर लगना भी चाहिए, वरना जो नाम और ओहदा आपने बनाया है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। अपनी अम्मी से दूर भाग रहे थे, देखिए अम्मी ने ढूंढ लिया ना। चलिए घर चलिए, और हमारी बहू को भी साथ लेके चलिए। सॉरी मम्मी, वो नहीं नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। घर वापस चलिए, और निकाह भी तो है आपका हिना के साथ। मम्मी मैंने रूपाली से निकाह कर लिया है। तो हिना के साथ भी कर लीजिए, महामहिम की बेटी है, जुबान दे चुके हम। और हम रूपाली से तलाक की बात तो नहीं कर रहे। आप हिना के साथ दूसरा निकाह कर लीजिए। आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? मैं आपको बचाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे जहन में जो पिछले 14 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कुछ कड़ी हैं जिन्हें मिलाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। वो कानपुर वाला केस? जी। मैं समझ रहा था आप मुझे बचाने आए हैं। आप तो मेरे माथे पर एक और खून का कलंक मरने पर तुले। आप उम्र में छोटे हैं मुझसे, इसलिए एक राय देना चाहता हूँ दोस्त के नाते। जी। अपने काम से प्यार कीजिए, लेकिन उसे जिंदगी मत बनाइए। आपको शायद अभी एहसास नहीं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे यहाँ जब अपनी बीवी और बेटी से दूर बैठा हूं, तब समझ में आता है कि जिंदगी ने क्या क्या छीना मुझसे। आपकी तो उम्र पड़ी है, अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आपको मालूम है, अब बिल्कुल मेरे अब्बा मरहूम की तरह बातें करते हैं। बहरहाल, मैं आपको ये बताने आया था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आगरा में मुझे स्नेहल के केस का सुराग मिलेगा। बस आपको ये बताने आया हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता चला? दोस्त जो ठहरा, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। साहब हमने क्या किया? हमें क्यों बुलाया यहाँ पर साहब? बताता हूँ।
पहले ये बता, इसे कैसे जानता है तू? इनके यहाँ तो हम गैस भरने के लिए जाते हैं ना साहब। गैस? कौन सी गैस? साहब इनका फ्रिज खराब है ना, तो कभी भी गैस लीक हो जाता है, इसीलिए मैडम ने हमसे एक सिलेंडर खरीद लिया था। उन्हें पता है कि फ्रिज में गैस कैसे भरा जाता है, और उनका सिलेंडर जब भी खाली होता है साहब हम भरने के लिए चले जाते हैं भरने। अच्छा एक बात बता, कुछ साल पहले तूने इसके मायके में भी सिलेंडर पहुंचाया था क्या? हाँ साहब, वहां पर भी तो एक फ्रिज खराब था ना। माँ, अब तो हमने होमवर्क भी कर लिया है, अब भगवान जी खुश होंगे ना? हाँ, बस तुम्हें भगवान जी के लिए एक और काम करना होगा। इसमें जो गैस है तुम्हें उसे सूंघना होगा, थोड़ा कष्ट होगा, पर तभी तो भगवान जी खुश होकर वरदान देंगे। बोलो, करोगे ना? मृणाल जी, मृणाल जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की आपने? मैं बाथरूम में थी सर। साहब, क्या तो गैस की स्मेल आ रही है? क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत खराब है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हैं? इस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, इसने निमोनिया सूंघा। और तुम इस घर को पूरी तरह से सर्च करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। निकालो इसे। तो तुम जानती थी कि फ्रिज में अमोनिया गैस भरी जाती है, और इसी गैस की मदद से तुमने सबको मार दिया। तुम अगर थोड़ा कष्ट से होगी तो भगवान जी पैसों की बारिश करेंगे, समझी? इसके 3 दिनों के बाद रवीना की मौत हो गई। खुशी को भी तुमने वैसे ही मारा? हाँ, खुशी को इसलिए मारा क्योंकि हम सबको विश्वास दिलाना चाहते थे कि कुएं के पानी में अमोनिया है। क्यों किया ये सब? क्योंकि हम थक गए थे अपनी जिंदगी से। हम गांव के लिए नहीं बने, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे हम। बाप ने उन्नाव में शादी कर दी, सास सताती थी तो उसे मार दिया। पति 1 नंबर का बेवड़ा था, उससे तो घिन आती थी तो उसे भी मार दिया। अपने बच्चों से भी घिन आती थी? हाँ? वो तो जानते हमारी, पर हम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। शादी? किससे? जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार से ज्यादा खूबसूरत शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार प्यार का खौफनाक चेहरा देखकर प्यार से विश्वास उठने लगता है।
एक कवि हुए हैं प्रभात लीखरा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि सुने गए हैं प्रेम समुंदर सरिता से नित भरते, और प्रीति कलश तो लिए हाथ पर बूंद बूंद को तरसे, और खड़े प्रेम के दरवाजे पर सभी लगाते प्रीति का राग, और फिर भी शंकाओं से शंकित दबी हुई है कहीं पर आग। शादी किससे होनी चाहिए, जिंदगी कैसी जीनी है, ये तय करने का अधिकार बेशक इंसान का अपना होता है, लेकिन किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। मीनल ने अपने प्रेमी से शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक के बाद एक खून कर दिए, लेकिन उसका प्रेमी था कौन? हेलो, ओके। आपने सरप्राइज प्लान किया ना, तो मैंने सोचा मैं भी अपना रिटर्न गिफ्ट दूं आपको। एक लड़की थी हंसिका, लखनऊ में, उसको भी वैसे ही मारा गया जैसे रूपाली को मारा गया था। आपको ये कैसे पता? लगता है आप भूल गए कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। सर वहाँ कोई है सर, मेरा कोई पीछा नहीं है सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। 26 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी, 27 साल में बेटी। बहुत प्यार करता था मैं इनसे, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ मोनोटोनस होने लगी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, मेरा खाली दिमाग भी शैतान का अड्डा बन गया था। बस एक के बाद एक रेप किया, उनका मार दिया। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मन में कुछ नहीं था, बट अच्छी लगी तो पीछा करने लगा, तो रेप किया और मार दिया। फिर जगह बदल दी। वो लड़की हंसिका थी जिसका पहला मर्डर किया था मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि उसको मारने के केस में एक ऑटो वाले को सजा मिली, तो हिम्मत बहुत बढ़ गई। उनमें कुछ सेक्स वर्कर्स थी, कुछ मेड्स थी, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। फिर रूपाली दिखी, बहुत समझदार थी, अच्छी लगी। उस दिन फिर मैं वापस उसके घर गया था। रूपाली, सर आप अभी यहाँ पर? मेरा कुछ सामान छूट गया, ले लूं? हाँ जी आइए। छोड़िए। वो तो उसकी मेड के झूठ की वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। ये स्नेहल है, इसे कानपुर में मारा था, वहीं पहली बार आपको देखा था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ इन्हें मारकर, लेकिन आपको एक विक्टिम के लिए इतने साल तक तड़पते देखा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी। सोचा मरने तो वाला हूं, कम से कम मरने से पहले ये बोझा उतार लूं। मेरा एक काम करेंगे, उन्नाव में एक औरत है मृणाल, बहुत प्यार करती है मुझसे शादी करना चाहती है। जब भी मौका मिला
जेल से फ़ोन करता था उसको। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और कितना इंतज़ार करना होगा हमें। उससे आप कह देंगे कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद विदा लेने वाला हूँ इस दुनिया से। मेरा मैसेज उसे दे देंगे एक दोस्त के नाते। अब ना तो किसी के प्यार के काबिल है और ना ही किसी की दोस्ती के। हम जानवर को जानवर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हिंसक होते हैं, उनमें समझ और संवेदना की कमी होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी जानवर अपने मजे के लिए शिकार नहीं करता। चकित करने वाली बात यह है कि गोपाल दास ने इतनी दरिंदगी सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि वो एक नीरस जीवन जी रहा था। उससे बड़ा जंगली और घिनौना भला कोई हो सकता है? गोपाल दास को तो सच में ऊपर वाले ने उसके किए की सजा दी ही थी, क्योंकि उसके अपराध के लिए उसे उम्र कैद नहीं बल्कि 100 बार मौत की सजा दी गई होती तो वो भी कम होती। वो एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड अपराधी था जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो अपराधी नहीं बल्कि एक दरिंदा था, एक ऐसा दरिंदा जो एक सभ्य समाज का हिस्सा था। ऐसे में समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। मैं बस यही कह सकता हूं कि विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग खुले रखकर, क्योंकि जब अपराधी इंसानियत का मुखौटा लगाकर सामने आते हैं तो उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है। इसी के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।